नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पैराजंबल के सीजीएल मेंस के क्वेश्चन। 2022 से लेके 2024 तक के सीजीएल मेंस का स्पेशली पैराजंबल का कंपाइलेशन आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आपने ऑलरेडी मेरी कई सारी पैराजंबल की क्लासेस कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ग्रामर के रूल्स से पैराजंबल को सॉल्व करना सीख लिया है। स्पेशली जब आप मेंस में जाते हो तो बच्चों को बहुत डर लगता है कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में। उसमें पैराजंबल एक ऐसा सेक्शन है जिसमें डर लगता है बच्चों को कि उनसे 100% जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिर जब हम आपको पैराजंबल पढ़ाते हैं और उसके बाद स्पेशली जिन्होंने मेरी सारी क्लासेस पिछली देख रखी है, उनको ऐसा लग रहा होगा कि सर आपने क्वेश्चन ही ऐसा पिक किया हुआ है कि जो क्वेश्चन लग जाता है ग्रामर के रूल से। आपने वो क्वेश्चन ही पिक नहीं किया हुआ है जो ग्रामर के रूल से नहीं लगता है। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मैं जब से पैटर्न बदला हुआ है तब से लेके अभी तक के सारे पैराजंबल के क्वेश्चन कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ और आपको ये बता देता हूँ कि जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया वो थोड़ा डिफिकल्ट था। जो आपका पेपर अभी तक पूछा है, जो मेंस में स्पेशली 2022 में, 23 में, 24 में जितने सेट बने हैं, वो और ही ज़्यादा मजाक भरा जो है पेपर आपका था। अगर आपने मेरे सारे के सारे पैराजंबल के रूल्स पढ़ रखे हैं और साथ में सारी क्लासेस देख रखी है, प्रैक्टिस कर रखी है, तो आज की क्लास आपको बहुत ही मजाक भरा लगेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने 2 पीडीएफ जो है आपके बैच में अपलोड कर रखी है। एक पीडीएफ है जिसमें बगैर आंसर्स के, बगैर हिंट्स के है, आप उसको अटैम्प्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है मैंने पीडीएफ अपलोड किया हुआ कि अगर कोई वीडियो देखना ना चाहता हो, सिर्फ हिंट्स मिल जाए उसको, जो मैंने ग्रामर के रूल्स बनाया तो मैंने हिंट्स उसमें हाईलाइट कर दिए हैं और साथ में उसके आंसर्स भी टिक कर दिए हैं। तो आप उससे अपने आप को चेक कर सकते हो सीधे सीधे सॉल्व करके। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बगैर वीडियो के जो है वो पेपर्स अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाते, उन्हें बनाने के लिए शिक्षक की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे सारे के सारे बच्चे इस वीडियो का सहारा लीजिए और देखिए ये पैराजंबल जो है ग्रामर से कितने आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। 25 क्वेश्चन है 2022 से लेके 2024 तक को सारे क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन ले लिए। तो आज सारे के सारे पैराजंबल के क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ग्रामर्स का रूल इस्तेमाल करके आप देखोगे कि जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उससे ज़्यादा आसान आपके पैराजंबल के क्वेश्चन मेंस के हैं। अब ध्यान से देखो तो टोटल 25 क्वेश्चन के आसपास है। मैं 25 में से लास्ट से चलता हूं और जहां तक मुझे अंदाजा है कि जो हमारी टीम है उन्होंने इन क्वेश्चंस को अरेंज किया होगा, सबसे नीचे 2024 रखा होगा, 2022 सबसे पहले रखा होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मैं 25वें क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं, यानी ये 2024 में आया हुआ है। इसके बाद 22 की तरफ मूव करेंगे, या हो सकता है रिवर्सल भी हो कि 2022 का क्वेश्चन हो 2024 का पहले हो, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। मैंने सिर्फ अपनी टीम से बस यही बोला था कि वो मुझे 2022 से लेकर 2024 के पैराजंबल के सारे क्वेश्चन दे दे ताकि मैं उन्हें पढ़ा सकूं। तो ये है वो पूरा का पूरा कंपाइलेशन। जैसे पहला क्वेश्चन है, जरा इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देख के जो है बहुत लेंदी आएगा, क्योंकि मैं अगर स्क्रीन पे अगर खड़ा हो जाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं। ये ऐसा है कि इसमें 1 और 6 फिक्स है। ये है आपका पहला, यहाँ पे दिया है नहीं मेंशन, और ये है आपका छठवां, ये आपका छठवां है। इसमें बाकी आपके ए बी सी डी आपको क्या काम करना है, ए बी सी डी जो है अरेंज करना है। ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो 2 ऑप्शन सी से स्टार्ट है, एक ऑप्शन ए से स्टार्ट है और एक डी से स्टार्ट है। अगर आप पुराने 2022-23 में जैसे पढ़ाया जाता था, जैसे शिक्षक आपको बताते थे, या पैराजंबल जैसे किया जाता था, तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप ऑप्शन देखते थे। अगर 2 ऑप्शन सी से स्टार्ट है तो आपका एजम्पशन जाता था कि आप सी से स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपने ये इस क्वेश्चन में अप्लाई किया कि हम पहले सी से चेक करेंगे, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा और क्वेश्चन भी जो है आपका गलत हो जाएगा। ये जो सी से स्टार्ट हो रहे ऑप्शन, ये दोनों के दोनों गलत है। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन समझते हैं और फिर देखते हैं कि ग्रामर कैसे अप्लाई करेंगे। लिखा हुआ है देयर आर सम बैकवर्ड एरियाज इन आंध्र प्रदेश। तो इसको पढ़ के तुरंत हिंदी ट्रांसलेशन दिमाग में आ जाता है। ये कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश में कुछ बैकवर्ड एरियाज है। ये इंट्रोडक्शन किया गया है, कुछ बैकवर्ड एरियाज है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। फिर लिखा है रायलसीमा इज वन ऑफ देम। रायलसीमा इज वन ऑफ देम। रायलसीमा इनमें से एक है। वन ऑफ देम, देम किसको रिफर कर रहा है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि देम किसको रिफर कर रहा है। इस देम के लिए इसका नाउन होना बहुत जरूरी है। इस देम के लिए इसका नाउन होना बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना। इसके लिए इसका नाउन होना बहुत जरूरी है कि रायलसीमा उनमें से एक है। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले ये तो आपका प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन है, इसके लिए इसका नाउन ढूंढना जरूरी है। अब हम क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले जैसे पढ़ के ये भी समझ में आ जा रहा है कि कुछ बैकवर्ड एरिया आंध्र प्रदेश में है, रायलसीमा इज वन ऑफ देम, उनमें से एक है। तो साफ साफ ये भी समझ में आ रहा है कि पहले के बाद ए आ जाएगा, लेकिन फिर भी बी सी और डी पढ़ेंगे, ठीक है ना। बी में लिखा मैसिव डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सटेंसिव चेंजेस इन लैंड यूज हैव रिजल्टेड इन पुअर क्रॉप प्रोडक्टिविटी इन रायलसीमा। रायलसीमा के अंदर क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी में बताया गया है। तो जब तक आप ये नहीं बता दोगे कि रायलसीमा इंट्रोड्यूस किया, कि रायलसीमा है कहां पे है, तब तक रायलसीमा की कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताओगे। क्योंकि जो पैराग्राफ बनता है पहले इंट्रोडक्शन होता है,
पहले इंट्रोडक्शन होता है और देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन चलता है। क्या चलता है? उसके बाद एक्सप्लेनेशन चलता है, उसके बाद आप उसके अंदर इन डिटेल इंटर करते हो। तो जब तक रायलसीमा को इंट्रोड्यूस नहीं कर दोगे तब तक बी को आप लिख ही नहीं सकते हो। तो मतलब ए बी से पहले आएगा। फिर सी देखो, द नेशनल सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग इट्स जॉब बाय गिविंग सजेशन टू द फार्मर्स ऑफ द रायलसीमा। रायलसीमा के फार्मर्स को जो नेशनल सॉयल सर्वे है वो लैंड यूज करने के लिए कुछ बता रही है। तो रायलसीमा का पहले इंट्रोडक्शन हो, फिर तो उसके अंदर फार्मर की चर्चा करोगे, तो सी वाला भी नहीं आएगा। डी ऑप्शन है, soil organic carbon SOC which is crucial for maintaining soil quality has decreased by 84% in the region किसके लिए कहा गया है? सबसे पहले वो आएगा, उसको कोट करोगे फिर आएगा। poor soil fertility and soil degradation like in रायलसीमा region are the major causes of food shortage। यहाँ पे फिर रायलसीमा की चर्चा हुई है। ध्यान से देखो, आपको एक बात ये समझ में आ रहा होगा कि जो बैकवर्ड एरियाज है यही आपका क्या, ये प्लूरल प्रोनाउन है, ये क्या है? प्लूरल है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो बैकवर्ड एरिया लिखा हुआ है ये प्लूरल नाउन है। तो मैंने आपको ये बताया कि जब एक नाउन और एक प्रोनाउन हो तो दोनों आजू बाजू में आते हैं। तो जो वन है, वन अपने साथ ए लेगा, वन अगर अपने साथ ए लेगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में इसका प्लूरल प्रोनाउन मेंशन ही नहीं है। जब प्लूरल प्रोनाउन मेंशन ही नहीं है तो एक ही ऑप्शन है जिसमें प्लूरल नाउन मेंशन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें प्लूरल नाउन मेंशन है, बैकवर्ड एरियाज, तो ये इसके साथ आ जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर दूसरे नजरिए से देखना चाहो तो रायलसीमा का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करोगे, फिर उसके बाद उसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक आप मेंशन करना चालू करोगे। तो ध्यान से देखो, अगर अब नाउन प्रोनाउन का रूल अच्छे से समझते हो और ये समझते हो कि किसी चीज को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई जाती है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से क्रैक हो जाता है। अगर आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हो, अगर आप ये सोचोगे कि दो ऑप्शन सी से है तो सी में से किसी से स्टार्ट हो सकता है, तो क्वेश्चन में गलती हो सकती है। क्वेश्चन में गलती अगर नहीं होगी तो कम से कम में समय खराब होगा। तो दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ग्रामर के क्लू का खास करके ध्यान रखना है। ग्रामर का क्लू जब तक आप अच्छे से इस्तेमाल ना कर लो तब तक क्वेश्चन को सॉल्व ना करो, ठीक है ना। उसके बाद अगला है, इट कंसिस्ट ऑफ ए टेराकोटा आर्मी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8000 लाइफ सीज्ड मैन एंड हॉर्सेस। जैसे लिखा हुआ इट कंसिस्ट ऑफ, ये इट किसके लिए आया है? ये प्रोनाउन। और इट या तो एनिमल होगा, समझ रहे हो ना, या तो नॉन लिविंग थिंग होगा। ये किसके लिए आया? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। फिर लिखा, ईच ऑफ द हॉर्सेज एंड मैन इज इंडिविजुअली स्कल्प्टेड बाय ए 3 इंच थिक टेराकोटा क्ले एंड लुक्स यूनिक। ईच ऑफ द हॉर्सेज लिखा, ईच ऑफ द हॉर्सेज, हॉर्सेज के पहले जो द लगाया गया इसका मतलब ये हॉर्सेज कहीं जो है मेंशन किया गया, ईच ऑफ द हॉर्सेज एंड मैन, तो ये जो है ना ये कहीं ना कहीं मेंशन किया गया है, उसके बाद इसे दोबारा से कोट किया जा रहा है, तो बी से भी स्टार्ट नहीं होगा। वैसे सारे ऑप्शन सी से स्टार्ट हो रखे हैं, ध्यान से ये देखो। फिर लिखा, साई होंगड़ी वॉज द फाउंडर ऑफ क्वीन डायनेस्टी एंड वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ यूनिफाइड चाइना इन 221 BC। तो यहाँ पे एक रूलर का जो है नाम दिया हुआ है, किसका? ये दिया हुआ है। और ध्यान से देखो, हिज म्यूजियम दिया हुआ है, वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन 1974 बाई चाइनीज। तो मेरे को ध्यान से समझ में आता है कि देखो यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? ये है आपका मेल सिंगुलर प्रोनाउन, मेल सिंगुलर नाउन। और ध्यान से देखो, इट जो है इसके लिए आ नहीं सकता है, जो हिज दिया हुआ है हिज इसी के लिए प्रोनाउन आता है। तो एक अगर नाउन है और एक जो है प्रोनाउन, ये बेसिकली डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है। क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है। कुछ लोग जो है हिंदी भाषी बच्चे इसको प्रोनाउन ही समझ लेते हैं। तो ये जो डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है ये क्या करता है? डिमोन्स्ट्रेट करता है, संकेत करता है। जिसको ये रिफ्रेज कर रहा होता है वो वाला ऑप्शन इसके पहले आना चाहिए, और ये इसी को कर रहा है। तो जो सी और डी है पेयर होना चाहिए। ध्यान से देखो, सी डी पेयर कहाँ पे है? एक ही जगह तो है, बाकी किसी जगह तो है ही नहीं है। अगर एक ही जगह है तो सवाल का जवाब जो है आपको मिल गया। तो ये कैसे क्रैक हुआ? आपका नाउन और पजेसिव एग्जेक्टिव से। तो एनपीए अप्रोच में बताता हूं, नाउन प्रोनाउन और एग्जेक्टिव अप्रोच, जिसमें जो हिज मुज़लियम है ये जस्ट इसके बाद ही आना चाहिए, क्योंकि इसको आप इसके बीच में गैप नहीं डाल सकते हो, क्योंकि ये क्या काम करता है? इसी को रिफ्रेज कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है और देख के डर भी लग रहा होगा। मैं इससे पहले बाहर निकलता हूँ, देन उसके बाद आपके स्क्रीन के सामने होता हूँ, और उसके बाद आपको क्या काम करना है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखा है सबसे पहला ऑप्शन है, साइकोथेरेपी इज ए वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द वन सीकिंग ट्रीटमेंट और द क्लाइंट एंड द वन हु ट्रीट्स और द थेरेपिस्ट। इसमें बताया गया है कि जो साइकोथेरेपी है वो क्या है? एक रिलेशनशिप है, एक वॉलंटरी रिलेशनशिप है। किसके किसके बीच में? जो ट्रीटमेंट ले रहा होता है जो क्लाइंट है, और जो ट्रीटमेंट दे रहा होता है जिसको हम थेरेपिस्ट बोलते हैं। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या है? एक जनरल स्टेटमेंट है।
स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं, एक जनरल स्टेटमेंट है। उसके बाद बोला गया है द रिलेशनशिप, ध्यान से इसे देखिएगा, द रिलेशनशिप दिया गया। द रिलेशनशिप का मतलब है सबसे पहले रिलेशनशिप की चर्चा करोगे, फिर रिलेशनशिप को आर्टिकल द के साथ डेफिनेट बनाओगे, मतलब रिफ्रेज करोगे। द रिलेशनशिप इज कंड्यूसिव फॉर बिल्डिंग द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट सो दैट प्रॉब्लम्स में बी फ्रीली डिस्कस्ड। रिलेशनशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है वो क्या कहते हैं ना, क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में जो है आसानी से बातचीत हो सके। लिखा है द पर्पज ऑफ द रिलेशनशिप, फिर से यहाँ पे द रिलेशनशिप की चर्चा की गई है। कौन से रिलेशनशिप की बात हो रही है? साइकोथेरेपी, ये जो वॉलंटरी रिलेशनशिप है ना, ध्यान से देखो, ये वॉलंटरी रिलेशनशिप साइकोथेरेपी, ये जो है इसी वॉलंटरी रिलेशनशिप को बार बार रिफ्रेज किया जा रहा है। तो मतलब ऑप्शन ए, बी और सी से वैसे ही पहले आना चाहिए। फिर डी है साइकोथेरेपीज एम एट चेंजिंग द maladaptive behaviors, decreasing the sense of personal distress and helping the client to adapt better to her his environment। अब द क्लाइंट की बात जब हो रही है तो आप ऐसे समझो कि वो जिनको ये परेशानी है उनकी चर्चा हो रही है, मतलब ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है, स्टेटमेंट जनरल ये है इसके कंपैरिजन में। तो ए डी से पहले आएगा क्योंकि जनरल स्टेटमेंट पहले आता है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट बाद में आता है। उसके बाद लिखा है इन एडिक्वेट मटेरियल ऑक्यूपेशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट्स ऑल्सो रिक्वायर। ये ऑल्सो रिक्वायर का मतलब क्या हो गया कि पहले कुछ हुआ होगा बाद में ये होगा। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि देखो भाई, अगर बी सी डी और ई की बात करें तो बी सी आ नहीं सकता, डी आ नहीं सकता और ऑल्सो रिक्वायरमेंट ई आ भी नहीं सकता। तो आपके पास बचा हुआ एक ही ऑप्शन है, आपको ए से स्टार्ट करना पड़ेगा। ए से स्टार्ट करना पड़ेगा तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। तो इतना लंबा चौड़ा पैराजंबल चुटकी में सॉल्व हो गया। तो ये रहा आपका 23rd क्वेश्चन नंबर। फिर 22 क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखता हूं तो मेरे को एक बार ये समझ में आता है, बगैर पढ़े, मेरे बगैर पढ़े मुझे कुछ दिख गया, आपको भी दिख गया होगा। यहां पे लिखा हुआ है लार्ज एमएनसीज और यहां पे लिखा हुआ है दीज लार्ज एमएनसीज, दीज लार्ज एमएनसीज। अब जैसे ही ये चीज लिखा है, मेरा ध्यान कहां जाता है? हमारा ध्यान सबसे पहले, मेरा पर्सनल ध्यान जाता है दिस, दैट, दीज और दोज पे। हम इसको पढ़ेंगे, हम इसको समझेंगे, लेकिन अगर पढ़े काम चल सकता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे लिखा लार्ज एमएनसीज, दीज लार्ज एमएनसीज, तो मैं सिर्फ इस बात के लिए पढ़ूंगा क्योंकि मेरे को ये पता है दीज लार्ज एमएनसीज लिखा हुआ है, तो ये इसके बाद जो नाउन आ रहा है वो किस वाले ऑप्शन में है? बी में तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या ए और डी और ई में है? ए पढ़ लो। एज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कैन नॉट बी रिड्यूस, एक्सपोर्टर्स ट्राई टू कट लेबर कॉस्ट, यहाँ पे एमएनसी की चर्चा नहीं है। टू गेट दिस लार्ज ऑर्डर्स इंडियन गारमेंट एक्सपोर्ट्स ट्राई हार्ड टू कट दियर ओन कॉस्ट, यहाँ पे भी नहीं है। फिर वेयर अर्लियर ए फैक्ट्री यूज टू एम्प्लॉय वर्कर्स ऑन ए परमानेंट बेसिस, नाउ दे एम्प्लॉय वर्कर्स ओनली ऑन ए टेम्परेरी बेसिस सो दैट दे डू नॉट हैव टू पे वर्कर्स फॉर द होल, यहाँ पे भी जो है एमएनसी चर्चा नहीं है। तो इससे मुझे ये पता चल जाता है जो सी होगा वो किसके बाद आएगा? बी में आएगा, क्योंकि बी में एमएनसी की चर्चा की गई है, सी में उसे रिफ्रेज किया गया है। तो ये क्या बन जाएगा? एक पेयर बन जाएगा। किसको देख के पता किया हमने? दीज को देख के पता किया कि बीसी एक पेयर बनेगा। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन देखता हूं बीसी कहां कहां पेयर है। एक ऊपर यहां पे एक ऑप्शन में बीसी पेयर है, बाकी किसी ऑप्शन में पेयर ही नहीं है, बाकी किसी ऑप्शन में पेयर ही नहीं है। बगैर किसी मतलब अगर किसी ऑप्शन में पेयर नहीं है तो हमारे सवाल का जवाब हमको मिल गया। ये देखो आपके पेपर्स, आपके पेपर के क्वेश्चन है, मैं अपने पास से फ्रेम करके नहीं लाया हूं। मैं तो जो आपको पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन वो इनसे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये सारे क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले जरा, और इसको पढ़ो यार बढ़िया तेज से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21, और स्क्रीन के सामने अगर खड़ा रहूंगा तो कुछ दिखेगा ही नहीं, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, आप भी कहोगे कि सर क्या लेके आ रहे हो। पेपर है पेपर, इसी चीज को देख के डर लग रहा था ना। अगर इस चीज को डर लग रहा था तो अब भी इसको देख के ही आपको ऐसा लगेगा बस। लिखा है नो कंट्री हैज येट अचीव्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट विथ ए लाइट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड द impacts of climate change and biodiversity loss are growing। ऑप्शन ए को ध्यान से पढ़िएगा, मैं इसमें कुछ आपको बताने वाला हूं। मैंने आपको एक रूल बता रखा है एक्शन सॉरी टाइम क्रोनोलॉजी, टाइम क्रोनोलॉजी हिंट दे रहा हूं मैं, जरा इसको लगाइएगा अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है टाइम क्रोनोलॉजी। टाइम क्रोनोलॉजी का मतलब ये हो गया कि ये क्या किस में है? प्रेजेंट में है। जरा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन ए प्रेजेंट में है। लिखा है कंपाउंडेड बाई ए क्लाइमेट एनर्जी पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड चैलेंज मल्टी lateralism, continued conflicts and forced displacement, the number of people living in poverty rose in 2020। यहाँ पे रोज है, यहाँ पे आपको वर्ब मिला, और ये क्या है? ये V2 है। ये V2 का मतलब ये जो है ये पास्ट में है,
अगला ध्यान से देखना, द चैलेंज ऑफ रीचिंग एजेंडा 2030 वॉज ऑलरेडी सिग्निफिकेंट। ये किस में है? 2030 की बात हो रही है, लेकिन ये वॉज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये पास्ट में है, ये पास्ट में है। उसके बाद ध्यान से देखो, डी में लिखा टूडेज डेवलपमेंट चैलेंजेस आर के साथ है, टूडे की बात है, तो ये किस में है? प्रेजेंट में है, ये प्रेजेंट में है। अगर ये प्रेजेंट में है तो आप ये तो, अगर मेरे से आपने एक्शन टाइम क्रोनोलॉजी पढ़ रखा है तो आपको ये पता है कि जो आपका बी और सी होगा, बी सी आपका पास्ट में है, और ए और डी, ए डी जो है ये आपका प्रेजेंट का है, ये डी आपका प्रेजेंट का है। तो आप मुझे बताओ, बी सी पहले आएगा, ए डी बाद में आएगा कि नहीं आएगा? पहले पास्ट आएगा फिर प्रेजेंट आएगा, यही तो मैंने आपको सिखाया है। अगर ये सिखाया तो जरा किस ऑप्शन में बी सी पहले आ रहा है? बी सी इसमें पहले नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। बी सी इसमें पहले आ रहा है, नहीं आ रहा है। बी सी इसमें पहले आ रहा है और बी सी इसमें भी पहले आ रहा है, मतलब सीक्वेंस इनका कुछ भी हो सकता है। तो सी और डी में, मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में कोई ना कोई सही होगा। अब खाली आपको बस ये देखना है कि सी और डी में अगर चर्चा की जाए तो सी और डी में जनरल स्टेटमेंट कौन है और स्पेसिफिक स्टेटमेंट कौन है? तो ध्यान से देखो, द चैलेंज ऑफ रीचिंग सी और डी में, रुकना एक मिनट, सी और बी में चेक करना है। किसमें? सी और बी में चेक करना है कि पहले कौन सा आएगा, क्योंकि ये वाला तो प्रेजेंट का है, दोनों पास्ट का है। लिखा है द चैलेंज ऑफ रीचिंग एजेंडा 2030 वाज ऑलरेडी सिग्निफिकेंट इवन बिफोर द कोविड-19 पैंडेमिक हिट, और लिखा है इसमें कंपाउंडेड बाय ए क्लाइमेट एनर्जी। अब जैसे ये स्टेटमेंट लिखा कंपाउंडेड बाय, तो क्या कंपाउंड हुआ है? क्या कंपाउंड हुआ है? जब तक उस क्या को मेंशन नहीं कर दोगे तब तक उसके कंपाउंड होने की चर्चा कैसे करोगे? लिखा ना कंपाउंडेड बाय ए क्लाइमेट एनर्जी, क्या कंपाउंड हुआ है? तो ये स्पेसिफिक है ना कि जनरल है। तो जनरल आपका क्या हो गया? द चैलेंज ऑफ रीचिंग एजेंडा, यहाँ पे चैलेंज की बात हो रही है, 2030 के लिए एजेंडा रखा गया है, उसके चैलेंज की बात हो रही है, तो यहां से इंट्रोडक्शन होगा। तो यहां से क्या होगा? यहां से आपका इंट्रोडक्शन होगा, यहां से आपका इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोड्यूस करेगा ये, ठीक है ना? तो सी से स्टार्ट होगा, बी से नहीं। तो सही सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ये जो कंपाउंडेड बाई है ना, किसको कंपाउंड कर रहा है? मतलब कोई चीज तो पहले मेंशन करोगे जिसके कंपाउंड होने की चर्चा यहां पे करोगे। तो जो बी है उससे शुरुआत नहीं कर सकते हो, शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? आपको 4 से करनी पड़ेगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बट ऑल्सो एन एल्डर स्टेटमेंट एंड नेशनल लीडर। जैसे मैंने बट ऑल्सो देखा ना, मेरा दिमाग घूम गया। पता क्या, मुझे याद है कंजंक्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है, तो किसी ऑप्शन में नॉट ओनली मिलेगा, वो और ये दोनों पेयर में आएंगे। तो ध्यान से देखो, इसके नीचे लिखा है नॉट ओनली, तो बी एक पेयर बनेगा। क्या बनेगा? बी एक पेयर बनेगा, क्योंकि हम पता है नॉट ओनली के साथ कुछ मेंशन करते हो और फिर बट ऑल्सो के साथ मेंशन करते हो। तो बी ए देख लो किस किस में बना हुआ है ना, इसमें भी है ना, इसमें भी है ना, इसमें भी है, एक ही में है, यही सही जवाब हो जाएगा। मतलब समय भी आपको बचाना एग्जाम में जाके, ये सब आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ग्रामर के सारे रूल। अगला है, इंस्टीड दे आर कंस्ट्रक्टर्स। अब दे लिखा हुआ है, दे किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? फिर लिखा है एजाइल ऑन वाटर बट awkward ऑन लैंड्स, द ग्रीन एनाकोंडा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नैक्स इन द वर्ल्ड। एजाइल ऑन वाटर बट awkward ऑन लैंड, मतलब वाटर में ज़्यादा तेज हैं, ज़्यादा फुर्तीले हैं, लेकिन जो ज़मीन है उस पर क्लमसी हैं, awkward हैं, और मतलब स्लो हैं। द ग्रीन एनाकोंडा की बात हो रही है, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नैक्स इन द वर्ल्ड। ग्रीन एनाकोंडा की चर्चा हो रही है। द ग्रीन एनाकोंडा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नैक्स इन द वर्ल्ड। Most people assume that anacondas are very poisonous, but they are actually non-venomous, ठीक है ना? फिर लिखा है at 29 feet long and 550 pounds these snacks are huge। फिर लिखा हुआ these snacks। तो these snacks की बात अगर करें तो भाई देखो, इससे डी से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये वाला ऑप्शन आप हटा दो। तो जैसे ही आप डी वाला ऑप्शन हटाओगे, आपके पास आपका ओपनिंग स्टेटमेंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ओपनिंग स्टेटमेंट मिल जाएगा कि आपको इससे स्टार्ट करना है। जब इससे स्टार्ट करना है तो आपके पास जो ऑप्शन, ध्यान से देखो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन दिया है एजाइल ऑन वाटर बट awkward ऑन लैंड, द ग्रीन एनाकोंडा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नैक्स। जब लार्जेस्ट स्नैक्स लिखा हुआ है ना, तो ध्यान से देखो यहाँ पे दीज स्नैक्स लिखा हुआ है, तो बी के बाद जो है, अगर आप इस दीज को घूर के देखोगे तो ये बता रहा है कि ये बी के बाद आएगा। तो बी के बाद जब डी आएगा तो आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा? आपके पास ऑप्शन नंबर 2 बच रहा है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ना ग्रीन एनाकोंडा की आप चर्चा कर रहे हो कि एजाइल ऑन वाटर बट awkward ऑन लैंड, द ग्रीन एनाकोंडा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्नैक्स इन द वर्ल्ड, ठीक है ना? फिर उसके बाद उस ग्रीन एनाकोंडा की कैरेक्टर्स बता रहे हो कि 29 फीट लॉन्ग होता है, 550 पाउंड्स वजन में होता है, और दीज स्नैक्स आर ह्यूज, और ये बहुत बड़े होते हैं।
और उसमें बोला जा रहा है मोस्ट पीपल एज्यूम दैट एनाकोंडाज आर वेरी पॉइजनस, बहुत सारे लोग एज्यूम करते हैं कि जो एनाकोंडा है बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, बट दे आर एक्चुअली नॉन वेनमस, लेकिन ये नॉन वेनमस होते हैं। इंस्टीड ये नॉन वेनमस होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं। इंस्टीड दे आर कॉन्स्ट्रिक्टर्स मीनिंग दे स्वीच, ये क्या है, ये कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं, मतलब ये क्या काम करते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं और दबा के मार देते हैं और उसको चबाने से पहले, ठीक है ना। मीनिंग दे स्क्वीज देयर प्रे टू डेथ बिफोर स्वॉलोइंग इट होल, मतलब पूरी तरीके से निकलने से पहले उसको दबा के उसको मार देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सही सीक्वेंस आएगा BDCA इज द राइट ऑप्शन होगा। इसकी हिंदी मीनिंग भी आसान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, ध्यान से देखो, सारे बड़े बड़े हैं तो मैं स्क्रीन के सामने भी खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मेरे को बाहर स्क्रीन के जाना पड़ रहा है, ठीक है ना। आई वॉज ऑलमोस्ट ड्रोन्ड ए डजन टाइम्स, वॉज नियरली बॉइल्ड अलाइव एंड जस्ट मिस्ड बीइंग क्रिमेटेड। यहाँ पे बात हो रही है, जरा ध्यान से देखो, मेरे को तो यहाँ पे ये समझ में आया, मैंने नाउ देखा, माई वेलबींग इज देखा मैंने, ध्यान से देखो, यहाँ इज देखा मैंने, यहाँ पे ड्रोन देखा, तो मेरे को यहाँ क्या समझ में आ रहा है, ये आ रहा है प्रेजेंट का है, ये आ रहा है पास्ट का है, ये पास्ट का है। तो मेरे को दिमाग में तुरंत समझ में आता है, पता है क्या, मेरे को तुरंत समझ में आता है भैया, ये जो ए होगा ना ये हमेशा बी से पहले आएगा। एक तो यही देख के दिमाग घूम जाता है, तो ए बी से पहले आएगा। देखो यहाँ तो है पर यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ और यहाँ पे है, पर डी से शुरू नहीं हो सकता रीजन, क्योंकि बट से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें हमारा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। बस इतनी चीज से सारा क्वेश्चन क्रैक हो गया, पढ़ा भी नहीं मैंने, समझ रहे हो ना। इतने बड़े बड़े जो क्वेश्चन है जो आप एग्जाम में जाके डरते हो यार, इसमें डरने वरने की बात नहीं है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अब देखो ना, ये हो गया आपका पास्ट, ये हो गया आपका प्रेजेंट, वैसे नाउ लिखा हो, टुडे लिखा हो, यही बात बताते हैं कि अगर पास्ट से मेंशन करता हुआ आया है तो हम आज की चर्चा लेटर स्टेज पे करते हैं। तो हमें ये समझ में आ रहा है जो ए है वो बी से पहले आ जाएगा, ठीक है ना। ए बी से पहले सिर्फ इसी में ऑप्शन में आया, दो में बाद में आया, इसमें भी पहले आया है, लेकिन डी से शुरुआत नहीं कर सकते, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अब में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये सब चीजें तो पढ़ा ही नहीं है, ये सब कहाँ से खोजबीन के निकाले हो, बहुत रिसर्च करना पड़ा है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, पैराजंबल पूरे आपके SSC ले लो, बैंक ले लो, आपकी जो है CDS के एग्जाम्स ले लो, सारी जगहों पे ले लो, और इवन तो कैड भी चले जाओ, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी नहीं, ये मिलेगी नहीं। तो आप पूछोगे कि सर आपने इतना रिसर्च कहाँ से किया। मैंने रिसर्च की है, एक्चुअली मैंने रिसर्च ऐसे किया है कि सबसे पहले मैंने पढ़ना चालू किया कि हाउ टू राइट ए पैराग्राफ, पैराग्राफ को लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो उसमें वो मुझे स्ट्रक्चर मिला कि इस तरीके से पैराग्राफ लिखा जाता है, इन चीज़ों की सावधानियां बरती जाती है। तो पैराग्राफ ही तो तोड़ के दिया जाता है आपको। तो अगर आप उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पैराग्राफ लिखने का अगर सीख लें, स्टोरी लिखने का सीख लें, बुक लिखने का सीख लें, तो क्या होगा कि जब उन्हें तोड़ा जाएगा तो आपको ये पता हो जाएगा कि ग्रामर कहाँ कहाँ से ब्रेक हो रहा है। वहाँ से ये सब चीज़ें निकाली मैंने। अब ये जो चीज़ मैंने अभी आपको पढ़ा के इसको क्रैक करके क्वेश्चन दिखाया, आप एक सिंगल मास्टर बता देना मेरे को, सारे के सारे बच्चा लोग जिस वीडियो को देख रहे हो, कोई मास्टर ये चीज़ जानता भी है और ये आपको पढ़ाता भी है। अंग्रेजी के बड़े बड़े जो मास्टर है वो भी इस चीज़ को नहीं जानते हैं और इसको पढ़ाते भी नहीं होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन बड़ा छोटा सा दिख रहा है। द प्राइसेज ऑफ कुकिंग गैस, पल्सेज एंड वेजिटेबल्स हैव रजिस्टर्ड ए शार्प राइज इन रिसेंट ईयर। द प्राइसेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हैव गॉन अप शार्पली. The low income groups and the salaried classes are the worst sufferers. Living has become quite a costly affair these days. PQRS, और आपको सिर्फ खाली ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना है कि क्या जो है ओपनिंग सेंटेंस होगा। तो ध्यान से देखो, लिखा ना, द प्राइसेस ऑफ कुकिंग गैस, पल्सेस, वेजिटेबल्स हैव रजिस्टर्ड ए शार्प राइज। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि कुकिंग गैस का जो प्राइस है, पल्स का जो प्राइस है, वेजिटेबल का है, इसने क्या है, एक शार्प प्राइस जो है रजिस्टर किया हुआ है। तो ये आपका एक जनरल स्टेटमेंट है। इस जनरल स्टेटमेंट के बाद कि अब प्राइस राइज हो गया है, प्राइस राइज होने के बाद जो है बाकी के स्टेटमेंट चलेंगे। इन रिसेंट ईयर द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हैव गॉन अप शार्पली. द लो इनकम ग्रुप्स एंड द सैलरीड क्लासेस आर द वर्स्ट सफरर्स. लिविंग हैज बिकम क्वाइट ए कॉस्टली अफेयर्स. तो इस ये और ये जनरल नहीं है, ये तो कॉन्सिक्वेंसेज है, रिजल्ट बता रहा है कि प्राइस राइज की वजह से कौन कौन सफर हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, लो इनकम ग्रुप का क्या हो रहा है, और लिविंग क्लास का क्या हो रहा है। तो ये सब उनके आउटकम्स बताया जा रहा है प्राइस राइज के। जो कंफ्यूजन होता है वो आपका पी और क्यू में होता है, पी और क्यू में होता है। द प्राइस ऑफ कुकिंग गैस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स हैव रजिस्टर्ड ए शार्प राइज। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट आपको साफ साफ लगेगा, इसमें हो सकता है। फिर इन रिसेंट ईयर द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हैव गॉन अप शार्पली है। अब क्यू भी बिल्कुल आपको जनरल स्टेटमेंट लगेगा, जनरल स्टेटमेंट ये भी लगेगा। तो सवाल
आर और एस में नहीं आएगा आपके दिमाग में, सवाल सिर्फ ये आएगा कि पी और क्यू जो है ये दोनों जनरल स्टेटमेंट लग रहे हैं। अब इसमें कैसे पहचाने कौन जनरल स्टेटमेंट है कौन स्पेसिफिक स्टेटमेंट है? तो मैं आपको मैंने कंसेप्ट बताया था, क्या एक रूल बताया था, मैंने बोला था कि लार्जर डोमेन और स्मॉलर डोमेन की जब चर्चा होती है तो पहले लार्जर डोमेन चर्चा में डाला जाता है और फिर स्मॉलर डोमेन चर्चा में डाला जाता है, फिर स्मॉलर डोमेन चर्चा में डाला जाता है। ये पहले आता है और ये बाद में आता है। तो अगर मैं इसेंशियल कमोडिटीज की बात करें तो ध्यान से देखिए, ये बड़ा है या कुकिंग गैस, पल्सर और वेजिटेबल्स बड़ा है? इसेंशियल कमोडिटीज के अंदर इससे ज्यादा भी चीजें आ सकती है। तो ये लार्जर डोमेन है और ये स्मॉलर डोमेन है। ये क्या है? ये लार्जर डोमेन है, ये लार्जर डोमेन है, ये लार्जर डोमेन है। और ये अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो स्मॉलर डोमेन है, ये स्मॉलर डोमेन है। तो लार्जर डोमेन पहले आता है, स्मॉलर डोमेन जो है बाद में आता है। इसको आप ऐसे ही याद रख लो ताकि नोट्स में आपको याद रह जाए। ये जो चीज़ है ये है आपका स्मॉलर डोमेन और ये जो है आपका लार्जर डोमेन। तो ये वाला ऑप्शन पहले आना चाहिए, पी वाला ऑप्शन बाद में आना चाहिए। बाकी का जो आर और एस है वो तो कॉन्सिक्वेंसेज है प्राइस राइज के, तो क्यू से स्टार्ट होगा और आपको खाली ओपनिंग सेंटेंस फाइंड आउट करना था। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रिवर्सल चल रहे हैं। देखो आपके ऑप्शंस ध्यान से देखो, इसमें चारों ए से ही स्टार्ट हुआ है और मैं वैसे भी देख रहा था कि यहाँ पे लिखा हुआ है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। तो जैसे ये बातचीत हो रही है तो इसका एब्रीविएशन भी दे दिया है, फिर इसका एब्रीविएशन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, एब्रीविएशन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और बाकी आगे की चर्चा की गई है। जरा ध्यान से देखना, लिखा हुआ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर एडॉप्टेड बाई ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स इन 2015 टू एंड पॉवर्टी, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड बिल्ड मोर पीसफुल प्रॉस्परस सोसाइटीज बाई 2030 तक सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए जो है क्या गोल रखा गया, इसकी चर्चा हुई है। द SDGs कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट द रियलाइजेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जो SDGs है ये अचीव नहीं किया जा सकता है बगैर चाइल्ड राइट्स के रियलाइजेशन के, ये इसमें चर्चा की गई है। काम है आगे की चर्चा। ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल्स, also known as the global goals, the SDGs are a call to action to create a world where no one is left behind। लिखा है कि ये भी कहा जाता है, जो SDGs है ये क्या कहा जाता है, ग्लोबल गोल्स भी बोला जाता है इसको, ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स। द SDGs आर ए कॉल टू एक्शन। तो क्या कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर एडॉप्टेड बाई ये और ऑल्सो नोन एज, इसी को ये भी कहा जाता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है जस्ट इसका एडिशन है, क्या है ये वाला जो है ये एडिशन है कि SDGs बोला जाता है और इसको और क्या बोला जाता है, इसके बाद बाकी चर्चा उसके बाद बोलोगे क्योंकि ये है, इसके बाद इसको ये भी कहा जाता है। तो कहने का एक टाइप का ये इंट्रोडक्शन ही हो गया। तो इसके बाद इमीडिएट आपको ए के बाद सी लेना पड़ेगा। ए सी जैसे ही लोगे आपके ऑप्शन ही क्रैक हो जाएंगे। देखना कहाँ पे दिया हुआ है, ए सी यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि ए से स्टार्ट करोगे, सी इसके बाद है, ऑप्शन ही क्रैक हो गया आपका। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला दिया हुआ है इन स्पीड, इन कंफर्ट, इन ब्यूटी, इन इक्विपमेंट सी वॉज ए मास्टरपीस। सी वॉज ए मास्टरपीस, ए से स्टार्ट नहीं होगा लेकिन है दिया हुआ कोई ऑप्शन। इट वॉज द इनवी एंड एडमायरेशन ऑफ द मैरीटाइम नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब इट किसके लिए आया मेरे को नहीं पता भाई, पहले तो इट देखना पड़ेगा ध्यान से। इसमें देख लेना, ना ही कोई नाउन मेंशन है ना ही कोई प्रोनाउन मेंशन है, ना ही नाउन मेंशन है ना ही प्रोनाउन मेंशन है, ध्यान से देखते रहना, दोनों नहीं है। मतलब प्रोनाउन इस सी के लिए नहीं मेंशन है कि सी से रिलेटेड प्रोनाउन मेंशन नहीं है, इट एक अलग प्रोनाउन है, लेकिन इसके लिए स्पेशली ना ही कोई नाउन और इससे रिलेटेड ना ही कोई प्रोनाउन मेंशन है। द टाइटेनिक वॉज द क्वीन एल रे ऑफ हर डे एंड द प्राइड ऑफ द व्हाइट स्टार लाइन। अब यहाँ टाइटेनिक वॉज द क्वीन एल रे की बात हो रही है तो टाइटेनिक की जो है तुलना की जा रही है इनसे, मतलब कुल मिलाजुला की चर्चा यहीं पे है। एवरीथिंग अबाउट हर वॉज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग। अब ये जो हर मेंशन हो रहा है या सी मेंशन हो रहा है, ये टाइटेनिक या क्वीन एल रे की बात हो रही है, मतलब टाइटेनिक को कंपेयर किया गया है क्वीन एल रे से। तो मैं आपको बोलूं ये आपको मिल गया नाउन, ये हो गया आपका प्रोनाउन और ये हो गया प्रोनाउन। तो मैंने आपको एक रूल बताया था कि जो नाउन होता है प्रोनाउन साथ में लेता है, फिर उसके बाद हॉल्ट आता है। इसका ये मतलब है कि ध्यान से देखो, ये दोनों ऑप्शन सी से तो पहले आ नहीं सकते, तो मतलब सी से स्टार्ट होगा और बी से स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई स्टार्ट भी नहीं है, डी से स्टार्ट नहीं कर सकते हो कि ये वाला ऑप्शन है। तो एक बात तो समझ में आई कि आपके पास सी से स्टार्ट करना है। अब दूसरी चीज है कि आपको ये देखना है क्या सी के बाद जो है बी डाल सकते हो, नहीं, सी के बाद पहले आपको उसका प्रोनाउन मेंशन करना पड़ेगा स्पेशली।
ये सी मेंशन करोगे या डी मेंशन करोगे तो सबसे पहले जो है सी या डी मेंशन करना पड़ेगा, मतलब सी के बाद ए या डी मेंशन करना पड़ेगा, बी मेंशन नहीं कर सकते हो क्योंकि इसका प्रोनाउन ही मिसिंग है। क्योंकि एक नाउन के बाद अगर उसका प्रोनाउन दिया हुआ तो प्रोनाउन पहले आता है, बाकी बातें तो बाद में करते हैं। और दूसरी बात ध्यान से देखो कि मैंने ये भी बताया था कि अगर कुछ ऐसा केस है तो एनपीपी पहले आता है, बाद में हॉल्ट आता है। अब यहाँ पे सी डी ए आ गया, यहाँ पे प्रोनाउन और यहाँ पे प्रोनाउन, और बी हमने क्या लिया है, लास्ट में लिया है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब ये रूल पढ़ा हुआ है ना, मैंने आपको पढ़ाया, नाउन प्रोनाउन और प्रोनाउन होता है देन हाल्ट होता है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ नहीं है। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैसे मैं इधर निगाह डालता हूं मेरा सबसे पहले तो ध्यान यहां चला जाता है, दीज फिक्सेस। तो सबसे पहले मैं फिक्सेस ढूंढना चालू करता हूं, कहां फिक्सेस दिया हुआ इस पूरे उसमें। अगर वो फिक्सेस मुझे पता चल जाए तो इसके पहले पेयर डाल दूं और एक पेयर मिल जाता है ना तो क्वेश्चन वहीं क्रैक हो जाता है। हेल्पिंग पेरेंट बिकम्स सेवियर एट पिकिंग केयर ऑप्शंस एंड causing retention bonus to caregivers or others। ठीक है ना, यहाँ किसी तरीके का फिक्सेस का चर्चा नहीं है। द मोस्ट दीज फिक्सेस इंपॉर्टेंटली कैन मेक चाइल्ड केयर मोर अफोर्डेबल फॉर पेरेंट्स एंड ऑफर लाइफ रैप टू सेंटर्स हीमो रैगिंग वर्कर्स। ठीक है ना, सी दिया द मोस्ट प्रपोज गवर्नमेंट सोल्यूशन फॉर चाइल्ड केयर इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ दिस प्लॉट सिस्टम इज ऑफरिंग मोर वाउचर्स टू परचेज प्राइवेट चाइल्ड केयर। फिर दिया है बट दे डू लिटिल टू एड्रेस द स्ट्रक्चरल नीड्स इम्प्रूव्ड क्वालिटी फॉर किड्स। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये फिक्सेस दिया हुआ है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स एंड मोर चॉइसेस इन द लो इनकम नाइबरहुड। ये फिक्सेस दिया हुआ है, तो ये फिक्सेस पहले बी के पहले आना चाहिए। इसका मतलब है डी बी मस्ट बी ए पेयर, डी बी मस्ट बी ए पेयर, डी बी मस्ट बी ए पेयर। तो डी बी कहाँ पे है, एक ही जगह दिया हुआ है, डी बी बिल्कुल स्टार्ट में दिया हुआ है। ठीक है ना, एक ही जगह दिया हुआ है, डीबी ऑप्शन नंबर 1 में दिया है क्वेश्चन नंबर 14 के। ठीक है, तो सही सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, सी डी बी ए। ज्यादा इसमें ढूंढोगे तो कंफ्यूज रहोगे क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी डिफिकल्ट है। आपको सिर्फ इसको देखना है, दीज फिक्सेस, और ये फिक्सेस कहाँ पे लिखा हुआ, फिक्सेस मतलब कई सारी चीजें सजेस्ट की गई हो, तो कई सारी चीजें यहाँ पे सजेस्ट की गई है क्योंकि प्लूरल फॉर्म दिया हुआ है, इंप्रूव्ड क्वालिटी फॉर किड्स, बेटर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स एंड मोर चॉइसेस इन द लो इनकम नाइबरहुड्स। तो 3 तरीके की फिक्सेस दी गई है, इसी फिक्सेस को दोबारा से जो है रिफ्रेज किया जा रहा है। तो दिस दैट दीज दोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बाद आने वाले जो नाउन है वो दूसरे ऑप्शन में ढूंढना होता है, उसको इसके साथ पेयर बनाना होता है, बना दी हमने पेयर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी रीच देयर एट अबाउट 10 AM, कहाँ पे पहुंचे, वी रीच देयर। अब देयर किसको बता रहा है, समय देख लो कहाँ पे दिया हुआ है। अगर एक ही ऑप्शन में, मतलब प्लेस अगर किसी एक ही ऑप्शन में दिया हुआ वो इसके पहले आएगा, पेयर बना के क्वेश्चन काट दो। लिखा है द फर्स्ट राइड वी टुक वाज द फरी व्हील, इट वाज रियली बिग, ऑल ऑफ अस वर एलिंग एंड क्राइंग। इसमें प्लेस दिया नहीं है, ध्यान से देखना, क्या इसमें प्लेस दिया है, नहीं दिया हुआ है। स्टरडे माई फ्रेंड एंड आई वेंट ऑन ए शॉर्ट पिकनिक टू एन अम्यूजमेंट पार्क, यहाँ पे प्लेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये प्लेस दिया हुआ है। फिर हम डी ऑप्शन में चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे कुछ प्लेस दिया है, इवन दो वी हैड रीच ऑन टाइम देयर वाज ए सर्पेंटाइन क्वे फॉर द टिकट्स, आई टुक द एंट्रेंस टिकट। ठीक है ना, देखो पहले तो आप पहुंचोगे, ठीक है ना, उसके बाद टिकट विकेट खरीदोगे, जैसे लिखा वी रीच देयर, और फिर वहां पे हमने क्या क्या काम किया वो बात है, तो पहले तो पहुंचोगे। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि यही प्लेस है, इसमें भी प्लेस नहीं दिया गया है, तो ए को सी के साथ क्या करोगे, पेयर बना दोगे। तो सी और ए मस्ट बी ए पेयर, सी ए मस्ट बी ए पेयर। ऑप्शन देख लो कहाँ कहाँ सी ए पेयर है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, एक ही जगह है, ऑप्शन नंबर 1 में। अगला क्वेश्चन लिखा है फोर्थ हेयर वॉज मोर देन दैट, फोर्थ हेयर वॉज मोर देन दैट, किससे ज्यादा था, जैसे लिखा है ना मोर देन दैट, इससे ज्यादा था, किससे ज्यादा था, एक तो ये है, तो ऑप्शन ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई स्टार्ट भी नहीं है। इट वॉज ए बीकन फॉर अफ्रीकन स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर साउथर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है ना, until 1960 the University College of Fort Hare in the municipality of Ellis about 20 miles due east from Hilltown was the only residential center of higher education for blacks in South Africa। मतलब जो साउथ अफ्रीका में काले लोग हैं उनके लिए बात हो रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज ऑफ फोर्ट हेयर जो है ये कहाँ स्थित है और उसकी क्या यूज केस है, एक जनरल स्टेटमेंट इसको इंट्रोड्यूस किया गया ऑप्शन नंबर बी में, और बी से स्टार्ट भी हो रहा है। आगे दिया है फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ इट वॉज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज हार्वर्ड एंड
येल ऑल रोल्ड इनटू वन। यहाँ बोल रहा है कि जो यंग ब्लैक मेरी तरह थे, साउथ अफ्रीकन थे, उसके लिए ये वाली जो यूनिवर्सिटी थी ये अपने आप में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और एल ये तीनों को मिला के इनसे ऊपर ही थी, कम नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। द रिजेंट वॉज एनेक्सियस फॉर मी टू अटेंड फोर्थ ईयर एंड आई वॉज ग्रेटिफाइड टू बी एक्सेप्टेड देयर। आई फेल्ट दैट आई वॉज बीइंग ग्रूम्ड फॉर सक्सेस इन द वर्ल्ड। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की चर्चा की गई है। मैं इसमें समझाता हूँ, इसमें जो रूल लगेगा वो लगेगा जनरल टू स्पेसिफिक। मैं ये भी सिखाता हूँ इसी क्वेश्चन में, जनरल टू स्पेसिफिक। पहले तो आपके ऑप्शन में सी को हटाना पड़ेगा। लिखा ना, फॉर यंग ब्लैक साउथ अफ्रीकन लाइक माई सेल्फ इट वॉज। इट वॉज किसकी बात हो रही है? इट किसके लिए आया है? ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? ये प्रोनाउन किसके लिए आया? सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा। इट यहाँ पे भी इट वॉज ए बीकन, इट किसके लिए आया है? तो ए से स्टार्ट हो ही नहीं रहा है, सी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, तो मतलब आपको बी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब अगर बी से स्टार्ट करोगे तो आप ए लोगे, सी लोगे या डी लोगे उसके साथ। अब बात समझना, ध्यान से देखो, इस वाले ऑप्शन में मेरी चर्चा हो रही है, मतलब मेरी का मतलब जो बंदा बोलने वाला है उसकी चर्चा हो रही है। इसमें आई की चर्चा हो रही है और इसमें भी आई की चर्चा हो रही है। ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है? इट वॉज ए बीकन फॉर अफ्रीकन स्कॉलर्स। अफ्रीकन स्कॉलर्स की बात हो रही है। अफ्रीकन स्कॉलर्स में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो मतलब ये लार्जर डोमेन है, ये लार्जर डोमेन है या मोर जनरल है, या मोर जनरल स्टेटमेंट है, मोर जनरल स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, मोर जनरल स्टेटमेंट है। ये वाला, ये जनरल स्टेटमेंट है, और ये वाला जो ऑप्शन है और ये वाला जो ऑप्शन है स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। अगर ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है तो जो ए वाला ऑप्शन है वो किसके, सी और डी से पहले आना चाहिए। ए और सी, ए जो है सी और डी से पहले आना चाहिए। बी से स्टार्ट कर रहे हो तो ए सी डी से पहले आएगा, तो एक ही आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। बाकी का ऑप्शन हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये जनरल स्टेटमेंट है, बाकी दो स्पेसिफिक है। भाई अगर हम अफ्रीका में बात करें, अगर स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं तो स्कॉलर्स में बहुत सारे लोग हो जाएंगे। जब हम अपनी बात करेंगे, मतलब मेरी अपनी पर्सनल बात करेंगे, तो एक आदमी की बात हो रही है, तो जनरल स्टेटमेंट पहले आएगा, स्पेसिफिक स्टेटमेंट बाद में आएगा। समझ में आया? ये सब चीजें हैं जो आपको ये प्रैक्टिस के दौरान आपको सीखनी है कि जनरल स्टेटमेंट कैसे पहचानते हैं, स्पेसिफिक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, टाइम क्रोनोलॉजी कैसे लगाते हैं। ये सब चीजें क्लास में ही सीखनी है आपको। थोड़ा हिंदी माध्यम का शिक्षक हूँ तो ये हो सकता है कि जो अंग्रेजी वाले शिक्षक है जिनका साउंड क्वालिटी कहीं ज़्यादा परफेक्ट होता है, तो आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे हो जाते हैं, उनकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा समय देंगे ना तो अंग्रेजी अच्छी पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, परहैप्स नो डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज मोर पॉपुलर एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल देन व्हाट इज गिवन बाय अब्राहम लिंकन। यहाँ अब्राहम लिंकन की बात हो रही है, एक बंदा है। फिर आगे देखो, ही डिफाइंस डेमोक्रेसी एज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। यहाँ पे डेमोक्रेसी की चर्चा हुई कि अब्राहम लिंकन ने सबसे अच्छा डिफाइन किया था। फिर उन्होंने क्या डिफाइन किया? उन्होंने लिखा गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। अब जो ही आया है साफ साफ समझ में आ रहा है किसके लिए आया है, ये अब्राहम लिंकन के लिए आया है। तो ये है नाउन, ये है प्रोनाउन। अब उसके बाद सबसे पहले मेरा ध्यान पता कहां जाता है? आर और एस में अगर कोई प्रोनाउन नहीं मेंशन हुआ तो मेरा पी और क्यू एक पेयर बन जाएगा। अगर नहीं हुआ तो मैं ध्यान से पढ़ता हूं, सर्टेनली डेमोक्रेसी इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहां पे नहीं है। टू ब्लाइंड द पीपल एंड टेक द नेशन अहेड ऑन द पाथ ऑफ, सर टू ब्लाइंड नहीं, टू बाइंड द पीपल एंड टेक द नेशन अहेड ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, डेमोक्रेसी इज द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। तो जो एस में देखोगे यहाँ पे भी कोई नाउन नहीं है, यहाँ पे भी कोई नाउन नहीं है, या यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये अब्राहम लिंकन और ही के लिए जो है नाउन और प्रोनाउन की चर्चा यहाँ पे नहीं हुई है। तो साफ साफ ये पता चल रहा है कि पी क्यू एक पेयर बनेगा। ये क्या बनेगा? एक पेयर बनेगा। रीजन क्या है? पी में नाउन है, क्यू में प्रोनाउन है, और एक ही नाउन एक ही प्रोनाउन है अपनी काइंड का, तो पी क्यू पेयर बन जाएगा। और पी क्यू पेयर ढूंढो बस कहाँ पे दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी और किसी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोड एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया, जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। कंडीशन ऑफ रोड इन इंडिया इज पैथेटिक, जो रोड की कंडीशन है वो बहुत पैथेटिक है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड्स, ठीक है। रोड्स आर नैरो एंड रिमेन कंजस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम। अब आपके पास ऑप्शन है इसको करने का, ठीक है ना। देखो मुझे सी और डी में एक चीज तो समझ में आता है, आप इसको पढ़ोगे, लिखा है सबसे पहले आप बताओगे रोड नैरो है, तो रोड पे जब व्हीकल चलेगी तो थोड़ा सा स्पेस बचेगा। तो मुझे यहाँ से ये पता चल जाता है डी जो है सी से पहले आना चाहिए। डी सी से पहले कहाँ पे आ रहा है? यहाँ तो नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं आ रहा है, और यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। डी सी से पहले एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बस इसी ऑप्शन में आ रहा है।
मतलब जो क्लू आप पढ़ के समझ सकते हो, जो आसान है, आप समझते हो ना, पहले आप क्या काम करोगे, पहले आप ये बताओगे कि रोड नैरो है, रोड पतली है, फिर दूसरा एक्शन क्या होगा, ये बताओगे कि जब इस पे गाड़ियां चलती है, ज्यादा गाड़ियां अगर चलने लगती है तो जगह थोड़ी कम बचती है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, रोड्स आर नैरो एंड रिमेन कंजस्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम, जो रोड है बहुत नैरो है, बहुत कंजस्टेड रहती है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स लीव लिटिल स्पेस ऑन रोड्स, तो ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट हो गया जो इसके बाद आना चाहिए। तो अगर सी डी के बाद आएगा तो डी पहले होगा, सी बाद में होगा। आपके पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, जो ऐसा दिया हुआ है। ये सब प्रैक्टिस करते करते आपको देखने की आदत हो जाएगी। अगला है द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज इंक्रीज रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। द मेल्टिंग ऑफ द आइस कैप्स विल इंक्रीज द सी लेवल देयर बाई ड्राउनिंग मेनी आइलैंड्स एंड कोस्टल रीजन्स। ठीक है ना। The increased amount of carbon emission is considered as the reason behind global warming. The increase in the global temperature is melting the polar ice caps. ध्यान से इसको देखो, सोचो इसमें क्या लगा सकते हो, सोचो इसमें क्या लगा सकते हो। मैं अब इसमें ना आपको एक बढ़िया मस्त सा रूल्स दिखाऊंगा, आप इसको देख के कहोगे अरे मार्ट साहब क्या सिखाया यार, मतलब कायल हो गया। आप अच्छा देखो इसको कितना समय लगता है, देखो सोच के देखो कितना समय लगता है इसमें। टाइम क्रोनोलॉजी लगा दो, टाइम क्रोनोलॉजी लगा दो। ये सब चीजें नहीं सिखाई होगी किसी ने, मैं सिखाता हूँ। टाइम क्रोनोलॉजी लगाओ। कैसे, द टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज इंक्रीज्ड, हैज इंक्रीज क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इज कंसिडर्ड प्रेजेंट पैसिव है, प्रेजेंट पैसिव है। देखते रहना। मेल्टिंग द आइस कैप्स विल इंक्रीज, ये क्या है, ये फ्यूचर है। पेन बदल लेता हूं ताकि दिखाई दे, ये आपका फ्यूचर है। और जरा लास्ट वाला देखना, इज मेल्टिंग लिखा हुआ है, ये आपका प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ध्यान से देखो, तो 3 सेंटेंस जरा ध्यान से देखो, डी सी और ए, डी सी और ए, ये किस में है, ये प्रेजेंट में है। डी सी और ए प्रेजेंट में है, और बी आपका क्या है, ध्यान से देखो, बी आपका क्या है, बी है आपका फ्यूचर में, फ्यूचर में। तो प्रेजेंट पहले आता है और फ्यूचर बाद में आता है, तो एक ही जरा ध्यान से देखो, एक ही जो है बी से एंड हो रहा है। सवाल लग गया ना, मीनिंग समझना ना कुछ समझना, भाई मस्त मस्त कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, है ना। ये सब चीजें नहीं होगी, जो भी बच्चा इस क्लास को सीरियसली देख रहा है ना, उसको समझ में आएगा कि क्या पढ़ाया है मैंने। चलो आगे चलते हैं। अगला है, when faced with uncertainty humans look out for the action of others and become a victim of ineffective rational thinking during compelling confusing situations. According to him, in an emergency we tend to forget that everybody else observing the event is also likely to be looking out for social evidence. Robert B. Cialdini explains this reaction with a psychological phenomena called प्लुरलिस्टिक इग्नोरेंस। अब जरा दिस रिएक्शन दिया हुआ है, मेरा 2-3 जगहों पे ध्यान जाता है। एक तो दिस रिएक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले आपको रिएक्शन ढूंढना पड़ेगा कि रिएक्शन कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। सिंस वी ऑल प्रेफर टू अपीयर poised and unflustered among others, we are likely to search for answers placidly with brief camouflaged glances at those around us. तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप पूरा आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे एक तो अकॉर्डिंग टू हिम लिखा हुआ है, एक चीज ये लिखा हुआ है, तो मुझे समझ में आता है क्या है, मतलब मैं ये पढ़ने के बाद, मैं आपके सामने ही पढ़ रहा हूँ, हिंदी माध्यम के बच्चे की तरह जैसे हूँ वैसे पढ़ रहा हूँ, शिक्षक हूँ भले लेकिन पढ़ रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन देखो कैसे क्रैक करते हैं। अब जैसे इसकी मीनिंग ढूंढने जाओगे समय लगेगा, मतलब पहले हिंदी में ट्रांसलेट करोगे फिर ढूंढोगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा आपका क्या, ये रहा आपका नाउन, ये रहा आपका नाउन, और ध्यान से देखो, और ये रहा प्रोनाउन। एक ही नाउन एक ही प्रोनाउन है, तो सी बी मस्ट बी ए पेयर, सी बी मस्ट बी पेयर कहाँ पे है, ध्यान से देखो, ना यहाँ दिया हुआ है, ना यहाँ दिया हुआ, ना यहाँ पे दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन है। क्यों समय इन्वेस्ट करना, क्यों समय इन्वेस्ट करना ना, जरूरत ही नहीं है। एक ही नाउन एक ही प्रोनाउन, सवाल सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल सवाल।
अगला क्वेश्चन, अब ये और बड़ा है, पढ़ो आराम से पढ़ो, मैं इसको भी आपको बिल्कुल एकदम फट से करके दिखाता हूं। ऑन द आफ्टरनून ऑफ दैट इवेंटफुल डे दिया हुआ देखो भैया, दैट इवेंटफुल डे, मतलब ए से स्टार्ट तो नहीं होगा, कोई ऑप्शन दिया भी नहीं, चलो ठीक है। आई स्टूड ऑन द पोर्च डम एक्सपेक्टेंट एंड गेस्ट vaguely from my mother's sign and from the hurrying to and fro in the house that something unusual was about to happen, so I went to the door and waited on the steps on the afternoon of that eventful day। on that eventful day, बस वो eventful day मुझे मिल जाए, इसके साथ पेयर बना दूं, काम खत्म हो जाए, भले कितना लंबा चौड़ा हो। फिर मैं बी पढ़ता हूँ, ये ढूंढने के लिए कौन से डे की बात हो रही, स्पेशली वो डे मेंशन हो। I did not know what the future held of marvel or surprise for me, and anger and bitterness had preyed upon the continually for weeks, and a deep languor had succeeded this passionate struggle जैसे बात करते हैं। मेरे को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो दिया होगा, उसके बाद आएगा ये। अभी भी मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, डे, क्या ढूंढ रहा हूँ अभी मैं, डे जो इसमें नहीं है। अगला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे आई रिमेंबर इन ऑल माई लाइफ इज द वन ऑन विच माई टीचर अन्ने मैंने Mansfield Sullivan came to me, and I am filled with wonder when I considered the immeasurable constant between the two lives which it connects। It was the 3rd of March। मेरे को मिला कहाँ, ध्यान से देखो, मैं यही ढूंढ ही रहा था पढ़ते पढ़ते, ये मिला मेरे को, क्या दे मिला, दे मिला। द आफ्टरनून सन penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch, ठीक है ना। The afternoon sun penetrated the mass of honeysuckle that covered the porch and fell on my upturned face, and my fingers lingered almost unconsciously on the familiar leaves and blossoms। ना यहाँ पे dimension नहीं है, यहाँ पे dimension नहीं है। मेरे को एक बात समझ में आया, यही dimension है, यहाँ पे that का इस्तेमाल किया गया है। किसका इस्तेमाल किया गया, that का इस्तेमाल किया गया है। ये यहाँ पे है, तो ये इसको रीफ्रीज करेगा, ये इसको रीफ्रीज करेगा, तो सी और ए एक पेयर बन जाएगा, सी ए एक पेयर बन जाएगा। यूज किसका किया, यूज किया है दैट का, यूज किया है दैट का, कि दैट डे, डे ढूंढा, डे एक ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी में, और सी ए पेयर बना दिया, सवाल सॉल्व हो गया आपका। देखो किसी और ऑप्शन में पेयर ही नहीं है, किसी ऑप्शन में पेयर नहीं है। यही तो बता रहा हूं, जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के आप डर रहे हो, जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के आप डर रहे हो कि मेंस का क्वेश्चन है, इसमें डरने की जरूरत है, कोई डरने वरने की जरूरत नहीं है यार, चुटकियों में निकल रहा है। एक भी क्वेश्चन में आपको लगा कि मास्टर साहब ने कुछ भटके होंगे, हाँ हूँ बुला वो कर रहे हैं, अब बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचरों को अगर आप पैराजम्बल सॉल्व करा रहे हो यूट्यूब पे, जिनकी वीडियोस देखो, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये होना चाहिए, पढ़ के तो वो भी आते हैं, उसके बावजूद भी पढ़ाते वक्त कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं ना कि इसका कौन सा वाला आंसर टिक करना है। अब इंजीनियर ठहरे अपन, मतलब बहुत कम इंजीनियर्स ऐसे होंगे जो आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, बहुत कम इंजीनियर्स होंगे। इंजीनियर्स की बुद्धि चलती रहती है यार, जिंदगी में कुछ भी नहीं बना तो बुद्धि ही चलानी है, जहां मर्जी है वहां चला देते हैं। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, कोई दिया भी नहीं, क्योंकि लिखा ना, सी शॉट द मूवी ऑन द वाइडेस्ट कैनवास पॉसिबल यूजिंग द सेम काइंड ऑफ इक्विपमेंट दैट कैप्चर्ड स्टार वॉर लैंडस्केप्स एंड अप्लाइड ए म्यूटेड कलर गार्डनिंग टू एवरी फ्रेम। सी शॉट द मूवी लिखा हुआ है, द मूवी कहीं ना कहीं दिया होगा, तो मेरा यहाँ पे भी ध्यान जाएगा, और प्रोनाउन पे तो मान लो ध्यान जा ही रहा है, तो मूवी का नाम कहाँ पे मेंशन है वो भी आपको देखना पड़ेगा। सी सेड लास्ट ईयर, सी सेड लास्ट ईयर, उसने लास्ट ईयर कहा दैट सी वांटेड द ensemble film to took like a faded postcard, ठीक है ना। तो यहाँ पे पिक्चर का नाम मेंशन नहीं है, अभी तो हम इसका नाउन ढूंढ रहे हैं, तो बी से स्टार्ट नहीं हो सकता, कोई ऑप्शन दिया भी नहीं है। लिखा है पोली लेंस द सेंट्रल कन्वर्सेशन ए विजुअल ग्रेविटास नॉर्मली रिजर्व फॉर एपिक्स, यहाँ पे पोले का नाम मेंशन है, मुझे लगता है कि यही चर्चा हो सकती है। ध्यान रखना, सी सिंगुलर, सी सिंगुलर है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ओमेन नहीं है, ओमेन है। टॉकिंग एडॉप्टेड बाय द राइटर डायरेक्टर सरा पोले, अब यहाँ पे देखो सरा पोले लिखा हुआ है, पोले फ्रॉम मेरन टावर्स, पता नहीं क्या क्या नाम दिया यार, अजीब गरीब, पढ़ते पढ़ते दिमाग खत्म हो जाएगा। मैं एक बात समझ अब पा रहा हूँ यहाँ से कि देखो, एक नाउन ये दिया हुआ है, एक नाउन ये दिया हुआ है, एक प्रोनाउन ये दिया हुआ है, और एक प्रोनाउन ये दिया हुआ है। मेरे को ऐसे ही दिखाई दे रहा है, मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब दो नाउन और दो प्रोनाउन हो, तो एक नाउन एक प्रोनाउन, एक नाउन एक प्रोनाउन आता है, इस तरीके से। इस चीज़ को आप अप्लाई कीजिएगा, गलती होने के चांसेस जीरो होते हैं।
एक नाउन, फिर एक प्रोनाउन, एक नाउन और एक प्रोनाउन। अब इन दोनों नाउन में से पहला कौन आएगा? तो ये देखो, ये फुल फॉर्म है, ये देखो शॉर्ट फॉर्म है। तो जो डी होगा वो पहले आएगा और सी थर्ड नंबर पे आएगा। तो डी पहले आएगा, सी थर्ड नंबर पे आएगा, एक ही ऑप्शन है। सवाल सॉल्व हो गया आपका। समझ में आया? अपन सिर्फ ग्रामर ग्रामर खेल रहे हैं, अपन सिर्फ ग्रामर ग्रामर खेल रहे हैं। अगला है, अब देखो कितना बड़ा है, जरा ध्यान से पढ़ो। ए ऑप्शन पढ़ना, द प्रिंसिपल्स दैट इमर्ज्ड फ्रॉम दोज ट्रायल्स। ये दोज ट्रायल्स, ट्रायल्स कहां पे मेंशन है पहले तो ये ढूंढो। नोन एज द Nuremberg Code are broadly applicable to many types of health related research involving human participants including clinical trials। ठीक है ना? तो दो जो ट्रायल्स, पहले ट्रायल्स ढूंढो भाई, कहाँ किस ऑप्शन में दिया हुआ है उसके साथ मैच करा देंगे। मतलब ए से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हटा दिया, मतलब डी से स्टार्ट है, ये भी साफ साफ कंफर्म हो गया है। अब कुछ चीजें और है जो मैं सिखाता हूँ। अब जरा बी ऑप्शन में पढ़ो, द ग्रोइंग ब्रेथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कंटेम्परेरी हेल्थ चैलेंजेस हैव प्रोड्यूस्ड ए रेंज ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन दैट कैन नॉट ऑलवेज बी एडिक्वेटली एड्रेस्ड बाय रिलाइंग एक्सक्लूसिवली ऑन एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट्स। मैं आपको ये पूछता हूँ, जरा बी में देखो, क्या बी में आप देखो, क्या बी में कहीं आपको ट्रायल्स मेंशन है? क्या इसमें मेंशन है? अगर ये मेंशन नहीं है तो बी ए पेयर नहीं हो सकता। ऑप्शन में जरा देखो, बी ए पेयर है कहीं पे दिया हुआ है? बी ए पेयर है किसी ऑप्शन में? नहीं दिया, भी नहीं हुआ है। दिया है किसी ऑप्शन में बी ए पेयर? नहीं दिया हुआ है, मतलब बी ए के जस्ट पहले नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद सी और डी पे चलते हैं। सी है रिसेंट फॉर्मल एफर्ट्स टू आर्टिकुलेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स एप्लीकेबल टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर कैन बी ट्रेस टू द न्यूरमबर्ग ट्रायल्स ऑफ 1947। ये देखो लिखा हुआ ना, ट्रायल्स ऑफ 1947। जैसे ये दिख गया, इसी ट्रायल्स को यहाँ पे क्या काम किया जा रहा है, इसी को रिफ्रेश किया जा रहा है। तो सी और ए मस्ट बी ए पेयर, सी ए मस्ट बी ए पेयर, क्योंकि ये जो ट्रायल्स रिफ्रेश किया जा रहा है यहाँ पे मेंशन है। Ethical question related to health, health care and public health cover topics as diverse as moral issues around reproduction, state obligations in the provision of health care services and appropriate measures to control infectious disease। अब ध्यान से देखो, डी में भी ट्रायल मेंशन नहीं है, मेंशन कि इसमें है। तो सी ए मस्ट बी ए पेयर, सी ए मस्ट बी ए पेयर। ऑप्शन ढूंढ दो, सी ए कहीं ऑप्शन में है? यस, एक ही जगह पेयर मिला, वो भी ऑप्शन नंबर 1 में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ये क्वेश्चन अच्छा था, जो मुझे समझ में आता है। इसका एक हिंट भी लिख रखा है, जनरल टू स्पेसिफिक जाना है। इसमें ग्रामर के क्लू ज़्यादा नहीं मिले, इसमें जो मिल रहा था वो जनरल से स्पेसिफिक चलना था। चलो इसमें भी देखते हैं कैसे। हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज कार्बन सिंक्स, ऑफसेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज। जनरल टू स्पेसिफिक इसमें सिखाऊंगा, सीखने को मिलेगा, रुके रहिएगा। जिन शब्दों को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उन शब्दों को, उन फ्रेजेस को ध्यान से अपने दिमाग में रखें, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ। जब हम ट्रीज की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखो, ट्रीज। अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं ट्रीज की बात करता हूं तो ये जनरल है और ब्रॉडर टर्म है, या फिर स्ट्रॉन्ग ट्रीज की बात हो रही है? स्ट्रॉन्ग ट्रीज की बात हो रही है। आप मेरे को बताओ, क्या मैंने सही लिखा है? स्ट्रॉन्ग ट्रीज स्पेसिफिक है, क्योंकि जब आप ट्रीज की बात करोगे तो उसमें स्ट्रॉन्ग ट्रीज भी आ जाएगी, वीक ट्रीज भी आ जाएगी। तो मोर जनरल क्या है? मोर जनरल है ट्रीज। स्ट्रॉन्ग ट्रीज उसका सब डोमेन है, फुल डोमेन क्या है? ट्रीज। तो मैं आपसे पूछूं, जो ए है वो बी से पहले आएगा बाद में आएगा? तो आप ये बोलोगे सर बी पहले होना चाहिए, ए बाद में आना चाहिए। इससे हम ये निष्कर्ष निकालेंगे, बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। क्या बी पहले है, ए बाद में है? बी पहले, ए बाद में है। ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, खत्म हो गया ना? अब ध्यान से देखो, यहां पे फिर से ट्रीज लिखा हुआ। इन अर्बन इन्वायरमेंट्स ट्रीज एब्जॉर्ब पोल्यूटेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फ्री पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड स्मोक। यहाँ पे भी ट्रीज चर्चे में है, यहाँ पे भी ट्री चर्चा में है। मैं आपसे ये बोलूं कि फिर से वही कंसेप्ट, ट्रीज या स्ट्रॉन्ग ट्रीज, तो पहले ट्रीज आएगा फिर स्ट्रॉन्ग ट्रीज आएगा, या आप ये कह सकते हो डी ए से पहले आएगा, डी ए से पहले आएगा। बी भी पहले आ रहा है, डी भी पहले आ रहा है, बी डी दोनों में यहाँ पे पहले आ रहे हैं, बी डी यहाँ पे भी पहले आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, सी देख लेते हैं, सी में क्या लिखा है?
इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल कंबशन ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। क्या कर रहा है? ट्रैप कर रहा है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल्स कंबशन ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। इसमें ट्रीज तो मेंशन ही नहीं है, इसमें क्या है? ट्रीज मेंशन ही नहीं है। तो इस वाले ऑप्शन से ये वाली कंक्लूजन ही निकाल पाओगे, बस यही कंक्लूजन निकाल पा रहे हो यहाँ से। बी और डी जो है आपका ए से पहले आना चाहिए। बी और डी ए से पहले निकाला आपने, तो बी और डी जो है दोनों पहले आया है। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि बी डी में आप चेक कर लो कि बी डी में कौन पहले आया है कौन बाद में आया है। बी डी में कौन पहले आया है कौन बाद में आया है। सी और ए में अगर ध्यान से देख लो, सी और ए में भी अगर ध्यान से देख लो कि इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसिल फ्यूल्स कंबशन ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। अच्छा, पहला अगर स्टेटमेंट चुनना है तो बी और डी को पढ़ लो, बी और डी को पढ़ लो। बी और डी को पढ़ के ये अंदाजा लगा लो कि कौन सा पहले आना चाहिए कौन सा बाद में आना चाहिए। मतलब ओपनिंग सेंटेंस अगर मिल जाए आपको बी पहला होगा या डी, जनरल ज़्यादा कौन सा, स्पेसिफिक ज़्यादा कौन सा है, तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो लिखा हुआ है कि अर्बन एनवायरनमेंट में ट्री एब्जॉर्ब करता है पोल्यूटेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड स्वीप अप पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड स्मोक। तो अर्बन एनवायरनमेंट में ट्रीज क्या क्या काम करता है ऑप्शन डी में बताया गया है। ट्री हेल्प करता है क्लीन द एयर वी ब्रीथ through their leaves and barks. They absorb harmful pollutants and release clean oxygen for us to breathe. तो जो बी ऑप्शन है वो थोड़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है, rather than ये है कि हम बात कर रहे हैं कि अर्बन इन्वायरमेंट की चर्चा करना चालू किए। ट्री एब्जॉर्ब कर लेता है पोल्यूटेंट गैसेस की, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो जो पोल्यूटेंट गैसेस है ट्री एब्जॉर्ब करता है, कैसे मदद करता है? पोल्यूटेंट गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उस पोल्यूटेंट गैसेस में क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स की है। ट्री हेल्प करता है क्लीन द एयर में, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो बताता है कैसे, वी ब्रीथ थ्रू दियर लीव्स। अपने ये जनरल स्टेटमेंट कर दिया गया, फिर उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक चली गई है जिसमें लीव और बार्क की बात हो रही है कि लीव्स और बार्क क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को, रिलीज क्लीन ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ। तो जो बी है वो लेस स्पेसिफिक है, मतलब लेस जनरल है देन डी। तो डी से स्टार्ट करोगे ना कि बी से स्टार्ट करोगे। यहाँ पे जो चेक करना था आपको जनरल टू स्पेसिफिक चलना था। क्या? जनरल टू स्पेसिफिक चलना था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन ये होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मेनी फिटनेस ट्रेनर्स इंकरेजेस देयर क्लाइंट्स टू इंक्लूड दीज फूड्स। अब लिखा हुआ है दीज फूड्स, तो विच फूड्स, तो इससे तो स्टार्ट ही नहीं होगा। आपको ये देखना है कहाँ कहाँ मेंशन है। पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन ए वैरायटी ऑफ वेज। पावर फूड्स जो है इंक्लूड किया जाता है आपकी डाइट में, कई सारे तरीके हो सकते हैं उसके। The secret to getting the most out of power food is of course knowing how to cook them properly, buying seasonal produce and recognizing your preferred flavor profile। ये बताया जाए है कि सीक्रेट जो है पावर फूड से कैसे निकाल सकते हो, पावर फूड से सीक्रेट्स कैसे निकाल सकते हो, मतलब उसके अंदर जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उसको कैसे निकाल सकते हो, उसको कैसे कुक करना चाहिए, ऑप्शन सी में बताया गया है। फिर लिखा है पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे एक पावर फूड के विषय में जनरल स्टेटमेंट जारी किया गया है कि पावर फूड क्या है? हाई होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, सच एज फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स में। फिर आगे जो आना चाहिए मतलब ये डी आना चाहिए, इसका एक्शन भी पूरा सही से समझ में आ जाएगा, मीनिंग क्योंकि इसकी आसान है। जैसे डी हो गया, डी में आपने इंट्रोडक्शन कर दिया, उसके बाद इसी फूड को आपने दोबारा ये मेंशन कर दिया गया है कि जो बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स हैं इनको क्या काम कर रहे हैं, इन फूड्स को कंज्यूम कर रहे हैं। तो डी के बाद जो आपका ऑप्शन आएगा ए आएगा, और उसके बाद फिर बी आएगा। जनरल बात करोगे कि पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड। पावर फूड लेने का जो तरीका है वो ऐसा है कि आप अपने एवरीडे डाइट में लगा सकते हो, खा सकते हो, उसको पी सकते हो। फिर लास्ट में ये मेंशन किया गया कि कैसे आप उसके सीक्रेट्स को निकाल सकते हो, उसके कुकिंग का तरीका मेंशन किया गया है। तो ये दोनों चीज़ें जो है स्पेसिफिक है, और डी और जो ए है मोर जनरल है। ये और ये मोर जनरल है और ये स्पेसिफिक है। तो डी ए पहले आएगा, बी सी बाद में आएगा। तो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट है, ये भी जनरल स्टेटमेंट है ट्रेनर्स को। फिर बाद में बात किया गया है कि आप कैसे इसे इंक्लूड कर सकते हो, कैसे उससे सीक्रेट्स निकाल सकते हो, उसके इंग्रेडिएंट कैसे निकाल सकते हो अपने कंज्यूम करने के लिए। अब एक ये क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन जो आज का है ये थोड़ा सा अधूरा रह गया था। क्वेश्चन ये अच्छा था, ये नया स्टाइल का क्वेश्चन था। इसमें एक्चुअली S1 और S4 जो है, नीचे S4 था, S4 मिसिंग है। तो इससे बता पाना इस क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरे टीम की तरफ से टाइपो मिसिंग था। तो इसमें क्या है ना कि सिर्फ 4 ऑप्शन दिए थे, 4 ऑप्शन को इस S1 और S4 के बीच में 2 चुन के डालना था कि कौन कौन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं किसी और दिन किसी क्लास में करा दूंगा। अच्छा क्वेश्चन था, ये एक नया पैटर्न था। यूजुअली इसमें थोड़ी परेशानी हो सकती थी कुछ बच्चों को,
लेकिन अगर होता तो वो भी बता देता कैसे करेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। लिखा है टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, दे आर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ एशिया। जनरल स्टेटमेंट है कैट के विषय में। दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। दे केम आउट ऑफ द हंटिंग पिक्स एंड डियर बाई नाइट। लिखा है इट इज एज्यूम दैट प्रोबेबली अराउंड 3000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड, जंगल में रहते हैं। दिस स्पीसीज लुक्स स्पेक्टिकुलर एंड ग्रांड एंड दे आर वेरी ग्रेसफुल इन देयर मूवमेंट्स। It is almost impossible for us to see them against the jungle background, especially when they are standing still because of their stripped coats. Unlike most cats, the tigers like bathing very much. यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक बहुत जनरल स्टेटमेंट लिखा गया है जो टाइगर्स के विषय में बातचीत किया गया है। फिर ये बताया गया है कि एज्यूम किया जाता है कि 3000 के आसपास जो है टाइगर जो है जंगलों में पाए जाते हैं। तो ये वाला जो है ए और जो सी है ये दोनों जनरल है। और उसके बाद अगर बी और डी को देखोगे, बी और डी को देखोगे तो ये दोनों स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है। तो ए सी बी डी से पहले आना चाहिए। तो ए सी बी डी से पहले किस ऑप्शन में आ रहा है? बस यही एक ऑप्शन है जिसमें ए सी बी डी से पहले आ रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में ए सी बी डी से पहले नहीं आ रहा है। समझ में आया? आप देखो ना, इसमें जनरल स्टेटमेंट जारी किया गया है, इसमें 3000 टाइगर्स की बातचीत की गई है। फिर टाइगर्स के कैरेक्टरिस्टिक की बात की गई है कि बी क्या पसंद करते हैं, कैसे वो शिकार करते हैं, कैसे वो दिखाई नहीं देते हैं। बी और डी स्पेसिफिक सेंटेंसेस है, ए और सी जनरल है। तो अगर आप ये पता ना कर पाओ कि ए सी में पहले कौन सा आएगा, तो ये पता कर लो कि कौन कौन से जनरल है और कौन कौन से स्पेसिफिक है। तो जो जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं वो पहले आएंगे और जो स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं बाद में आएंगे। तो ए सी पहले आना चाहिए और जो बी और डी है, क्योंकि टाइगर के विषय में बातचीत हो रही है, तो ए सी पहले बी डी बाद में। तो ए सी पहले बी डी बाद में, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये खत्म हुआ है आपका सारा का सारा 2022 से लेके 2024 तक के पूरे जो है आपके पैराजंबल के क्वेश्चन। मैं आपको छांट के, और जो अभी मिलेगा अपने को स्टेनो के पैराजंबल मिलेंगे, फेज 13 के, फेज 13 के जो पैराजंबल होंगे वो स्टेनो के जो पैराजंबल होंगे वो सीजीएल जो प्री के पैराजंबल होंगे, ठीक है ना। ये तीनों जब भी आ जाएंगे, जब भी मेरे पास अवेलेबल होंगे, मैं इनकी क्लासेस रिकॉर्ड करके जो है आपकी इस बैच में इंक्लूड कर दूंगा। किसी अगर इस क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कि क्यों, कब, कैसे हुआ, ठीक है ना, ये मेरा नंबर है 9691024001, इस पर मैसेज, ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई हो।